साथ गुंजन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोरखपुर से खबर, जहां कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है। कानपुर हिंसा के बाद हालात पर चर्चा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी इस बैठक में मौजूद है। कानपुर हिंसा के बाद हालात पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, कानपुर में दो पक्षों में विवाद हुआ और ये विवाद पथराव में बदल गया, जिसके बाद शासन की ओर से भी संज्ञान लिया गया और ये कहा गया जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। और इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक हो रही है। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ ये बैठक चल रही है। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रतीश, बैठक चल रही है, बैठक को लेकर अभी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हिंसा के बाद तुरंत ही सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, लेकिन जो बात निकल करके सामने आ रही है, काफ़ी ज़्यादा नाराजगी जताई है कानपुर हिंसा के मामले में। उपद्रवियों ने आज पूरे दिन उपद्रव किया, बम गोली और फायरिंग हुई कानपुर में, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। अजय पाल शर्मा को भेजा गया है कानपुर में, वो आ भी चुके हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएं, उसी जगह पर हम मौजूद हैं, उस स्पॉट पे हम मौजूद हैं जहां पर आज ये उपद्रव हुआ था। ये नई सड़क का इलाका है, बेगमगंज थाने के अंतर्गत आने वाली सद्भावना चौकी है। पुलिस के इंतजाम काफ़ी ज़्यादा हैं और लगातार पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर रूट मार्च कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा और जो डीएम है नेहा शर्मा, वो यहाँ से गई थी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर और डीएम के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी और डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, राहुल बिठास, एडीसीपी, तमाम बड़े अधिकारी अभी भी यहाँ मौजूद हैं और बैठक कर रहे हैं। और जो आज उपद्रव हुआ है, जो हिंसा हुई है कानपुर में, उसके बारे में पूरी लिखापढ़ी की जा रही है। लिखापढ़ी के साथ वो चेहरे चिन्हित किए जा रहे हैं जिन्होंने आज शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की। और इसी जगह पर, जिस स्पॉट पे मौजूद है, आपको और आगे लेकर चलना चाहेंगे, इसी स्पॉट पर आज बवाल हुआ। बंद का कॉल दिया गया था और बंद के कॉल के बाद ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की चूक, यहाँ पर खुफिया की चूक हुई है और ये वो सड़क है। अभी फिलहाल नॉर्मलाइज करने की बात कही गई है, पूरी चीज़ें शांति व्यवस्था बहाल करने की बात कही गई है। जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार रूट मार्च करते रहे और उसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। आगे आपको लेकर के चलेंगे। ये जो जगह है जहां पर हम खड़े हैं, इसी जगह बवाल हुआ, इसी जगह पत्थरबाजी हुई, दुकानें बंद कराई जा रही थी। दुकानें बंद कराने के चलते विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। विवाद के बाद पथराव हुआ, पथराव के बाद गोलियां चली, बम चले और उसके बाद उपद्रव इतना हुआ कि कानपुर हिंसा ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिली और कानपुर में ज़बरदस्त हिंसा हुई। उसके बाद आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम था, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब कानपुर में थे और राष्ट्रपति आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं कानपुर में सर्किट हाउस में। और सर्किट हाउस जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ से महज 500 से 800 मीटर की दूरी पर सर्किट मर्चेंट चैम्बर हॉल है, जहाँ पर सुबह 10 से 11 बजे राष्ट्रपति को एक प्रोग्राम में शामिल होना है। आज सर्किट हाउस में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम कर रहे हैं। आपको इंतजाम भी दिखा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां लगातार, अधिकारियों की गाड़ियां यहां पर हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी घंटे से जो अधिकारी हैं वो मोर्चा लिए हुए हैं। फिलहाल शांति व्यवस्था बहाल करने की बात कही गई है, लेकिन पुलिस फिलहाल एफआईआर जो दर्ज करने जा रही है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन एमए जौहर फैंस एसोसिएशन का जो प्रमुख है जफर हाशमी, उसके खिलाफ नेम्ड एफआईआर होगी और 18 लोग कुल बताए जा रहे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। और इस एफआईआर अब से कुछ देर बाद होगी। लेकिन और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होगी, एक बार फिर से अधिकारी यहाँ पर आएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। लेकिन बहुत बड़ी आज ये कही जा सकती है कि फेल्योर है, हिंसा हुई कानपुर में, उपद्रव हुआ और पुलिस के महज कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के इंतजाम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। इसके बाद अभी कुछ देर बाद यहाँ पर आला अधिकारी एक बार फिर से आएंगे और फिर से जो क्षेत्र है, बेगमगंज का इलाका है, चमनगंज का इलाका, दादा मियाँ का इलाका है, तलाक महल का इलाका है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ये तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो भी उसको देखकर भी यही लगता है, और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं उसको देखकर भी यही लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत रहेगी और उसमें किसी भी तरीके की अगर कोई
कोताही बरती जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार बेहद सख्त है। हिंसा करने वाले उपद्रवियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, एक एक आरोपियों की पहचान कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, आज कानपुर के परेड चौराहे पर उस वक्त हिंसा भड़क गई जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के जबरन दुकान बंद कराने को कहने लगा। इसी दौरान हिंसा हो गई और दूसरे समुदाय के लोग लगातार पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस ने अब तक 18 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी आरोपियों की पहचान अभी की जा रही है। उन्होंने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में हंगामे के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारी सड़क पर उतरे हैं और गश्त कर रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अधिकारी शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका दावा है फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कानपुर में हुए बवाल के बाद सभी अधिकारी सड़क पर हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर से लेकर सीपी विजय मीणा भी सड़क पर हैं, मार्च कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे पहले कमिश्नर साहब से बात कर लेते हैं, तो किस तरह की स्थिति है? देखिए, अभी स्थिति सामान्य है। शुरू में जब पथराव की सूचना आई थी, पुलिस मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सारा पुलिस फोर्स एकत्रित हो गया। मैं खुद आ गया था, हमने स्थिति को नियंत्रण में किया। उसके बाद कुछ उपद्रवी तरफ जो गलियों में घुस गए और वहाँ उन्होंने माहौल करने का प्रयास किया, फिर उनको खदेड़ा गया। तो उसमें 1-1.5 घंटे थोड़ा सा समस्या रही थी और अभी सुचारू रूप से पूरा ट्रैफिक चल रहा है। सब जगह स्थिति सामान्य है। हम लोगों ने 18 लोगों को अरेस्ट किया है, हिरासत में लिया है और अभी जो हमारे पास वीडियोज़ हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उससे हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ शर्मा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, अब किस तरीके की स्थिति है? अब बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं, पूरा नियंत्रण पा लिया गया है और सर्च ऑपरेशंस लगातार जारी भी हैं। पुलिस काफ़ी तत्परता से काम कर रही है और काफ़ी लोगों को नैप करके भेजा भी है। कानपुर हिंसा के पड़ोसी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। 2 तस्वीर अब आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, लखनऊ की यह तस्वीर है जहां पर पुलिस बल ने हजरतगंज थाना क्षेत्र और सीएम आवास के आसपास की कॉलोनियों पर गश्त की। सड़क पर जो किनारे में लोग मौजूद हैं उनको हिदायत दी गई। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव की जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने शहर में पैदल गश्त कर चेकिंग अभियान चलाया। एसपी उन्नाव दिनेश त्रिपाठी ने सड़क पर उतरकर सुरक्षा के इंतजाम देखे। एसपी ने बॉर्डर से लेकर शहर तक सुरक्षा के कड़े निर्देश भी दिए हैं। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजरतगंज में किस तरीके से पुलिस ने मार्च किया है, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। और जो दूसरी तस्वीर है, उन्नाव की तस्वीर है जहां कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा करने कल स्वामी अवित्व ने, आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के प्रतिनिधि हैं
और ये कल सुबह 8:30 बजे अपने मठ से नौका पर सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। उसका जलाभिषेक किया जाएगा। उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता ने की, सुनिए आप। ज्ञान वापी मामले में शंकराचार्य की एंट्री हुई और उसके साथ ही शंकराचार्य के प्रतिनिधि अब कल बाबा की पूजा के लिए, यानी जो शिवलिंग हिंदू पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि सर्वे के दौरान जो पत्थर जैसी चीज़ मिली है वो शिवलिंग है, और वहीं मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है, लेकिन स्वामी जी वहाँ पर पूजा करने के लिए जाएंगे। तो योजना जानेंगे स्वामी जी कितने बजे यहाँ से निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, उसका स्वरूप क्या हो। हम लोग तो बड़े उल्लास के साथ भगवान की पूजा के लिए जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप मत जाइए। हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न आ रहा है। अब उनके पास क्या जानकारी है और किस कारण से ऐसा कह रहे हैं हम तो नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमने बहुत संख्या छोटी कर दी है। अब हम लोग भगवान के जो 64 उपचार हैं, उन 64 उपचारों की थाली पकड़ करके 64 लोग, 5 हमारे मंत्र बोलने के लिए पंडित, 1 हम और 1 हमारा ब्रह्मचारी, ऐसे कुल 70-71 लोग हम लोग हो रहे हैं। हम लोग बड़े अनुशासित ढंग से वहाँ पे जा करके पूजा अर्चना करके आना चाहते हैं। एबीपी गंगा से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि 8:30 बजे वो इस आश्रम से निकलेंगे, 9 बजे ललिता घाट पर पहुंचकर वहां से फिर पूजन के लिए पहुंचेंगे। स्वामी जी, प्रशासन की बात है, प्रशासन आपसे अनुरोध कर रहा है, क्या अगर अनुरोध और बढ़े तो ये जो कार्यक्रम है स्थगित भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर वो आपको रोक दे तब आप क्या करें? देखिए, बात यह है कि प्रशासन को हमारी भावना समझनी चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी भावना से उनको अवगत कराएं। हम कोई चीज़ मांग नहीं रहे हैं, किसी चीज़ पर दावा नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि वो भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान का स्वरूप वहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सभी पक्ष कह रहे हैं कि शिवलिंग है, तो हमको पूजा की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में है कि भगवान दिखे तो पूजा करना चाहिए। तो योजना बन चुकी है और अब इंतज़ार है कल सुबह 8:30 का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बसपा की तरफ से जहां गुड्डू जमाली अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे, वहीं सपा और भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो आपको बता दें, सपा से सुशील आनंद अब अपनी दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा से दिनेश लाल यादव निरुआ की दावेदारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। इससे पहले सीएम योगी ने आज गोरखपुर के मिनी जुहू चौपाटी कहे जाने वाले रामगढ़ताल का जायजा लिया। सीएम ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वर्णिम इतिहास रचा गया। सेरेमनी में 80,000 करोड़ की निवेश को मंजूरी मिली। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन। डेवलप होगा तो उसके साथ जो बिहार का लखनऊ हिस्सा है उसको भी काफी फायदा होगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। और साथ ही साथ आप यूपी को मिली करोड़ों की सौगात। उत्तर प्रदेश आपके लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़े इंडस्ट्रीज के अलावा जिनके साथ उनका फोटो ऑफ भी होगा। जो मझोले और मध्यम दर्जे के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 जून की तारीख स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई, क्योंकि लखनऊ में आयोजित हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 80,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली। लखनऊ सुबह से ही इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहा था, जब पीएम मोदी का प्लेन लखनऊ पहुंचा, जहां पीएम का भव्य स्वागत किया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का आगाज पीएम मोदी ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 80,000 करोड़ के निवेश का जो समझौता हुआ है
वो रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है और पिछले 5 साल में 65,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव जमीन पर उतर चुका है। प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 कार्यक्रम में देश के जाने माने उद्योगपतियों ने शिरकत की, जिसमें गौतम अडानी से लेकर कुमार मंगलम बिरला शामिल रहे और यूपी में निवेश की संभावनाओं को तलाशते हुए अपना खजाना खोल दिया, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहा जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतर्गत 80,224 करोड़ रुपए की लागत की ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा किया जाएगा। BBC ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने बताया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको सेरेमनी हो गई पूरी आज जो इन्वेस्टमेंट को लेकर यूपी? बहुत अच्छी सेरेमनी थी। यूपी में काफ़ी निवेश आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में और आता रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत मिलजुल कर काम कर रही है हम सभी के साथ। बिरला ग्रुप की बात करें, कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस बार की ग्राउंड? अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, कई क्षेत्रों में हो रहा है, पेंट्स में, पावर में, कार्बन ब्लैक में। हम यूपी में बहुत सालों से हैं और हमारा यहाँ एक कंफर्ट है, अब और भी ज़्यादा डायनामिज्म है यहाँ। एक्सपीरियंस की अगर आपकी बात करें, क्योंकि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग आप पहले भी आए, तो क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इन्वेस्टर्स का यहाँ पर। तो ये थे कुमार मंगलम बिरला, जिनका कहना है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश में अगर निवेश को लेकर बात करें, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो निवेश को और भी ज़्यादा अपनी तरफ से बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। डालमिया ग्रुप के एमडी महेंद्र सिंह ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि डालमिया ग्रुप बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहा है। एमडी है मनीष सिंह जी। मनीष जी, महेंद्र जी, लगातार अब यूपी भी डेवलपमेंट के रास्ते पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी, हमें बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश जो है अब वो उत्तम प्रदेश हो गया है और उस हिसाब से सब इन्वेस्टर्स जो है यूपी की तरफ देख रहे हैं और हम लोगों ने भी उसी हिसाब से डिसीजन लिया है कि हम अपने यहाँ सीमेंट प्लांट में इन्वेस्ट करें। और आज बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने एक भूमि। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले काफी दिनों से यूपी में बिजली कटौती बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। जैसे तैसे लाइट आई और कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर से लाइट चली गई। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाई गई थी, जिसमें योजनाओं का बखान किया जाना था। इसमें भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सांसद केशरी देवी पटेल और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 13 बार लाइट कट हुई, जिससे भाजपा नेताओं को भी असहज कर दिया। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।